सकते हैं कि कहीं इंसान आत्महत्या के बारे में सोच तो नहीं रहा। युवा अवस्था में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासतौर से करियर, जॉब, रिश्ते, खुद की इच्छाएं, व्यक्तिगत समस्याएं जैसे लव अफेयर, मैरिज, सेंटिमेंट, भविष्य की पढ़ाई। जब वो इस अवस्था में आता है तो बेरोजगारी का शिकार हो जाता है और भविष्य के प्रति अनिश्चितता बढ़ जाती है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हालात पैदा हो जाते हैं। तनाव में इन हालात में से जैसे तैसे बाहर निकलता है तो परिवार की जरूरत से ज्यादा उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है। फिर सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट, परिवार का टूटना, अकेलापन धीरे धीरे आत्महत्या की तरफ ले जाता है। बहुत हाइपर लोग होते हैं, जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, ऐसे लोग जो तनाव को सह नहीं पाते, जो तनाव मुक्त रहने के जिन्हें उपाय नहीं आते, अपनी समस्याओं का जो हल नहीं ढूंढ पाते, ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड्स कर सकते हैं। ऐसे लोग आत्महत्या के बारे में ज्यादा बात करने लगते हैं, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं और सिगरेट, शराब जैसे नशे का सहारा लेते हैं। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है और अनिद्रा का शिकार हो जाता है। भारत में 15 से 29 साल के युवाओं में आत्महत्या की वजह से होने वाली मौतें लगभग इतनी होती हैं जितनी की सड़क दुर्घटनाओं से। वहीं इसी आयु वर्ग में युवतियों में आत्महत्या से होने वाली मौतें गर्भावस्था के दौरान की गड़बड़ी और बच्चों के जन्म के दौरान होने वाली मौतों जितनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। आत्महत्या के बढ़ते मामले समाज के माथे पर चिंता की लकीरें उकेरती हैं। एक तरह का उसमें पाया जाता है, उसकी मानसिकता हम लोग कहते हैं मनोरोगी है। साइकोपैथ्स होते हैं या इमोशनली डिस्टर्ब लोग होते हैं। कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ खुद बचपन में ऐसी घटना घटी हुई हो या जिन्होंने घर में ऐसी चीजें देखी हुई हो। किसी को अवसाद या दुखी देखकर या फिर जिंदगी से निराशा के लक्षण देखते ही बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दें। ऐसे इंसान को अकेला ना छोड़ें और उसे हर तरह से सहयोग दें। ऐसे इंसान के पास दवाइयां ना छोड़ें और कोई धारदार हथियार ना रखें। कोई रस्सी या ब्लेड भी ना पड़ी रहने दें। इलाज के बाद भी देख रेख में रखें। अवसाद से घिरे इंसान आत्महत्या की कोशिश दोबारा भी कर सकते हैं। अगर शख्स काम पर जाना बंद कर दे और बात बात पर चिढ़ने लगे तो उसके नजरिए को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। जरूरत पड़े तो ऑफिस या स्कूल जाकर बात करें। हर वालों को उसके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए एंड दे शुड बी सीरियसली ऑब्जर्वेंट। ऐसा ना हो उसको अकेला ना छोड़ें, उसकी बात करें। उसके जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं या जिस वजह से सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसको दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड और उसका मोरल जो थोड़ा हाई करने की कोशिश करें। उसका अक्सर हमारे यहाँ जो सुसाइडल केसेस होते हैं वो पेशेंट को और तंग कर, तुमने ऐसा काम क्यों किया, तो वो लगता है कि मैं तो नेग्लेक्टेड पर्सन हूँ, मेरी कोई सुनने की तैयारी नहीं है, तो क्या हुआ, क्या किया। अवसाद से घिरे इंसान को समझाकर उसे अवसाद और निराशा के माहौल से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद।
देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। तुर्की के शहर इस्तांबुल में नाइट क्लब में घुसकर बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग में 39 लोगों की मौत जबकि 69 लोग हुए घायल। मारे गए लोगों में 2 भारतीय लोग भी शामिल। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह को कब्जे में लेने की शुरू हो सकती है जंग। मुलायम और अखिलेश दोनों ही साइकिल चुनाव चिन्ह पर जता रहे हैं अपना हक। चुनाव आयोग साइकिल चिन्ह को लेकर करेगा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर नोटबंदी पर उठाए सवाल। नोटबंदी को बड़ा घोटाला दिया करार। स्वतंत्र जांच और एक श्वेत पत्र जारी करने की केजरीवाल ने की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जनसभा के दौरान एक शख्स ने फेंका जूता। घटना के बाद सीएम ने ट्विटर पर निकाली भड़ास। कहा, मैंने कहा था कि मोदी जी कायर हैं, आपने अपने चमचों से जूता फिकवा दिया। औरैया जिले में एक तरफा प्यार का जुनून आया सामने। युवक ने बीएससी छात्रा को मारी गोली। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। खबरों की शुरुआत करेंगे। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर नाइट क्लब में घुसकर बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में 39 लोग मारे गए हैं और 69 लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में एक भारतीय पूर्व सांसद का बेटा अबीश रिजवी और गुजरात की रहने वाली खुशी शामिल हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी पुष्टि की है। हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर विदेशी हैं। बोस्फोरस वार्ते के मध्य बने रग के इस नाइट क्लब में फायर समय पर कुछ लोग बचने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन उनकी तलाश अभी भी जारी है। सीरिया में आईएस पर हमले में शामिल नाटो के सदस्य देश तुर्की में इस हमले का शक आतंकी संगठन आईएस या कुर्ग आतंकियों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की निंदा करते हुए इसे बर्बर आतंकी कृत्य बताया है। कुछ लोग वारदात को एक हमलावर अंजाम दिया गया हुआ बता रहे हैं जो सांता क्लॉज के इस ड्रेस पहने हुए थे। स्थानीय हुर्रियत अखबार का प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से दावा है कि कई हमलावर थे और अरबी भाषा में नारे लगाते हुए फायरिंग कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में एक रैली को संबोधित करेंगे। नोटबंदी की मियाद खत्म होने के बाद पहली बार वो किसी जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई बड़े बीजेपी के नेता इस रैली में शामिल होने की इनकी उम्मीद है। बीजेपी ने 10 लाख से ज्यादा के रैली में शामिल होने का दावा भी किया है। लोगों को रैली तक पहुंचाने के लिए 14,000 बसों और 50,000 छोटी गाड़ियों की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में सपा में छिड़े घमासान पर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। साथ ही पीएम कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया। यहां सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। फेसबुक पर प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर नोटबंदी को लेकर कहा कि दीपावली के तुरंत बाद देश में सुद्धियक का देश गवाह बना। उन्होंने इस मौके पर कई योजनाओं का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग नागरिकों को 10 साल की अवधि के लिए 7.5 लाख रुपए तक जमा कर 8% ब्याज की गारंटी होगी। किसानों को बड़ी राहत देते हुए 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए कार्ड में बदलने की घोषणा की है। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों को भी कर में राहत देने ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर का। 2 फाड़ हो चुकी समाजवादी पार्टी में अब उसके चुनाव चिन्ह पर कब्जे की जंग शुरू होने वाली है। जंग अब किसकी होगी? या आखिर साइकिल की सवारी करेगा कौन? पिता मुलायम और बेटे अखिलेश गुट दोनों ही साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा जता रहे हैं। दोनों ही गुट साइकिल पर अपनी दावेदारी को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचेंगे। मुलायम सिंह यादव सोमवार को दिल्ली में ही अमर सिंह से मुलाकात करेंगे और उनके साथ शिवपाल यादव भी होंगे। अमर सिंह लंदन से दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी का अधिवेशन स्थगित कर दिया है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अखिलेश के महासम्मेलन को असंवैधानिक बताने के बाद मुलायम सिंह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पार्टी पर अपने दबदबे को कायम रखने के लिए मुलायम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही वे दिल्ली आकर वरिष्ठ वकीलों से संपर्क साध सकते हैं। चुनाव चिन्ह के लिए वे चुनाव आयोग से मिलेंगे। मुलायम के साथ उनके वकील भी होंगे। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्ज की मानक दरों में 0.9% तक की कटौती की घोषणा की है। एसबीआई ने एक ऐलान में बताया कि उसके 1 साल की अवधि वाले लोन की MCLR 8.90 से घटाकर 8% की गई है। इसी के साथ पीएनबी और यूबीआई ने भी अपनी मानक दरों में 0.9% तक की कटौती की है। आपको बता दें कि पीएनबी ने 1 वर्ष की अवधि वाले लोन के लिए MLCL 0.7% घटाकर 8.45% कर दिया है। वहीं यूआईबी ने 0.65 से 0.90% की कटौती की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 31 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में बैंकों से गरीबों तथा मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान
लेने को कहा था, जिसके चलते एसबीआई के सहायक बैंकों ने लोन दरों में कटौती की है। नोटबंदी को एक बड़ा घोटाला बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसकी स्वतंत्र जांच कराने और इस पर एक श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता ने ये संवाददाताओं से कहा कि गत 8 नवंबर को 86% नोट अर्थव्यवस्था से वापस लेने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में मजाक का एक पात्र बन गए हैं। उन्होंने कहा, दुनिया भर में मोदी का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दुनिया में सम्मान तो प्राप्त था। केजरीवाल ने कहा, नोटबंदी आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। पूरी कवायद राजनीतिक और भ्रष्टाचार द्वारा निर्देशित थी। आप नेता ने दावा किया है कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कट्टर समर्थक भी मोदी के शनिवार के संबोधन से निराश हैं, क्योंकि वो ये बताने में विफल रहे हैं कि लोग अपने बैंक खातों में कब तक इच्छानुसार राशि निकालना फिर शुरू कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, नोटबंदी के मामले में एक जांच होनी चाहिए। नोटबंदी के कथित लक्ष्यों और उसकी वास्तविक उपलब्धियों पर एक श्वेत पत्र भी जारी होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नोटबंदी का मकसद लोगों में व्यवहारगत बदलाव लाना है, जैसा कि विगत 2.5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्र भारत अभियान सहित अहम पहलों के जरिए करने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग मानसिक में परिवर्तन की और बदलाव लाना मोदी का अगर मिशन है। उन्होंने कहा, आप बीते 2.5 साल में अहम पहलों को देख मानसिकता में बदलाव लाने की उत्कंठा साफ झलकती है। मोदी जी चाहते हैं कि लोग सोचें और अलग तरीके से काम करें। स्वच्छ भारत नायडू ने कहा कि अभियान क्या है, मूल रूप से ये नागरिकों को कोई भी कचरा खुले में फेंकने से पहले सोचने के लिए मजबूर करता है। बड़े नोटों को अमान्य बताया करने का उद्देश्य भी पैसे के प्रति सोच और नकद खर्च करने के तरीके के प्रति नजरिए में बदलाव लाना है। ये एक अहम व्यवहारगत परिवर्तन परियोजना है। नोटबंदी से लोगों में व्यवहारगत बदलाव लाना है। जिस फैसले का इंतजार देश भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस पिछले लंबे समय से कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को सही ठहराते हुए अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई के सचिव पद से अजय शिर्के को पद से हटा दिया है। बता दें, पिछले 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में उम्मीद की चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर रिटायर होने से पहले बीसीसीआई पर अपना फैसला सुना सकते हैं। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानने को लेकर कमेटी और बीसीसीआई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें नहीं मानी है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट तमाम अधिकारियों को हटाने का निर्देश दे दिया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब होगी सत्याग्रह की बात। हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन करेंगे पूरी पड़ताल। किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जन आक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। दिल्ली की
के सीएम अरविंद केजरीवाल पर रोहतक में एक जनसभा के दौरान एक शख्स ने जूता फेंक दिया। हालांकि जूता उन्हें नहीं लगा। केजरीवाल ने इस घटना के बाद ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगा डाले। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मैंने कहा था कि मोदी जी कायर हैं, अपने अपने चमचों से जूता फेंकवाया है। मोदी जी, हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार, हमारे तहजीब हमें इसकी इजाजत नहीं देते। आपको बता दें, जिस युवक ने केजरीवाल पर जूता फेंका, उसने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पंजाब में जाकर कहते हैं कि वो SYL का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। उसने कहा केजरीवाल गद्दार। यही नहीं, युवक ने केजरीवाल को पाकिस्तानी तक कह दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि केजरीवाल के समर्थकों ने युवक को पकड़कर जमकर धुनाई की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध हैकरों ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की आधिकारिक वेबसाइट को रविवार के दिन हैक कर लिया और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द और भारत विरोधी सामग्री पोस्ट की गई। अधिकारियों ने बताया कि हैकिंग का प्रयास देखा गया और URL www.nsg.gv.in को अपने मुख्यालय से आतंकवाद निरोधक बल ने तुरंत ब्लॉक कर दिया। हैकरों अलोन ने अपनी पहचान तौर पर बताई है और इंजेक्टर वेबसाइट के होम पेज पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हैकिंग के प्रयास पाकिस्तान के हैकरों से हो सकता है। हालांकि इस मामले में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कमांडो से जुड़ी ब्लैक कैट वेबसाइट का NSG मुख्यालय में रखरखाव किया जाता है और उसके उद्यम और अभियानों के बारे में बुनियादी सूचना दी जाती है। मामले को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के संज्ञान में लाकर उपचारात्मक किया गया है। पिछले साल 2 जनवरी को तड़के सुबह पंजाब के पठानकोट में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर भारी मात्रा में अलसहा बारूद से लैस आतंकियों ने आक्रमण किया था। आतंकवादियों से मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो गए थे और 37 लोग घायल हो गए थे। सभी हमलावर आतंकी भी मारे गए थे। लेकिन इस हमले के 1 साल बाद भी ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि हमारा देश पाक प्रायोजित आतंकवाद से अपना बचाव करने में सक्षम है। पठानकोट हमले के बाद भी जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए, जिनमें हमारे देश के कई रणबाग कुरैश शहीद हो गए। यही नहीं, इस आतंकी हमले के मुख्य सूत्रधार अब भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस तरह पठानकोट हमला भारत के सीने पर एक ऐसा जख्म है जो अभी तक नहीं भर पाया है। एयरबेस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में कुल 7 जवान शहीद हुए थे। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था में तमाम कोशिशें हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की भी कोशिश की गई, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने में NIA को 11 महीने लग गए। फिलहाल पंजाब पुलिस ने भी बॉर्डर सहित पूरे जिले में CCTV लगा दिए हैं और रात में एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के आसपास के क्षेत्र में निगरानी रखी जाती है। एयरबेस स्टेशन के साथ लगते गांवों में नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि नोटबंदी के जिस कदम को प्रधानमंत्री शुद्धि युक्त कहते हैं, वो दरअसल एक अनियंत्रित जंगल की आग थी जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने संवाददाताओं से कहा, 50 दिनों की तथाकथित शुद्धि यज्ञ का एक अनियंत्रित जंगल की आग से कम नहीं थी, जिसने 118 जिंदगियों को देश भर में लील लिया और इसने अर्थव्यवस्था को औपचारिक तौर पर 40% पंगु बना दिया। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य करने का फैसला पूरी से असफल रहा है, क्योंकि लगभग पूरा कालाधन सफेद में बदल चुका है। चव्हाण ने कहा कि सरकार नोटबंदी के आंकड़े क्यों नहीं दे रही है, जैसा कि कितना रुपए वापस आया। उन्होंने 50 दिनों के बाद जो कहा वो मिनी बजट भाषण जैसा था, जो उन्मादी राष्ट्रवाद में लिपटा हुआ था। मोदी नए साल की संध्या पर दिए गए भाषण में कमियां गिनाते हुए चव्हाण ने कहा कि गर्भवती महिला के लिए की रियायत घोषणा पहले ही नवंबर 2010 में सपरंग सरकार के पर पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआती रकम 4000 रुपए थी, जिसे 2013 में बढ़ाकर 6000 रुपए किया गया। ताजनगरी आगरा में शिवपाल यादव समर्थक नितिन कोहली के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने रामगोपाल यादव का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवपाल के समर्थक रामगोपाल यादव के पुतले को जूते की माला पहनाकर हाईवे पर लाकर उसको पहले जूते से पीटा गया और रामगोपाल यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाकर पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। समाजवादी युवजन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नितिन कोहली ने कहा कि रामगोपाल यादव भाजपा से मिलकर सपा को खत्म करना चाहते हैं। नितिन कोहली ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही हैं और लखनऊ में हुआ कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं है। बीजेपी मुस्लिम वोटों को अपने खेमे में करने के लिए सपा को खत्म करना चाहती है। आज रामगोपाल का पुतला फूंका गया है। रामगोपाल यादव बीजेपी से मिलकर समाजवादी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, उनके इशारे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी है। जो आज राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया है, ये बिल्कुल अवैध है। मुस्लिम समाज के लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं। बीजेपी इसको मान रही है।
बीजेपी समाजवादी पार्टी को इसी वजह से खत्म करना चाहती है ताकि मुस्लिम वर्ग के लोग खत्म हो। मैनपुरी में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान की कार सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। आपको बता दें, इस वारदात में पेट्रोल पंप का सेल्समैन भी मारा गया है। वहीं भागते हुए हमलावरों को पुलिसकर्मी पकड़ने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर भी गोलियां चला दी, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ और समझदारी से 2 शूटरों को दबोच लिया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब मदन चौहान अपने पेट्रोल पंप गिरौली पीटर थे, तभी इन हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके चलते मदन ने भी जवाबी हमला करते हुए अपनी राइफल निकाल ली। ये घटना भाई का शहर में सूचना मिली कि किसी पेट्रोल पंप पे गोली चली है। पता किया गया कि यहाँ पे जब मैं आया हूँ मौके पे तो यहाँ पे पड़े हुए पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान जी का पंप है, वो यहाँ पे पड़े हुए थे। आगे देखा है पुलिस आ चुकी थी मौके पे, सभी लोग थे। एक सेल्समैन के बताया गया है कि खत्म हुआ है और एक यहाँ पे डीलर थे, डीलर खत्म। औरैया जिले में एक तरफा प्यार का जुनून देखने को मिला है, जहां एक युवक ने एक तरफा प्यार के चलते छात्रा को गोली मार दी। पूरा मामला औरैया के विधुना कोतवाली क्षेत्र के रुंगरुंच गांव का है। दरअसल बीएससी में पढ़ने वाली छात्रा को उस समय गोली मार दी गई जब वो नए साल के अवसर पर अपने परिजनों के साथ मंदिर आई हुई थी। उस समय आरोपी प्रेमी डेविड गुप्ता ने छात्रा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी डेविड छात्रा हिमानी से एक तरफा प्यार करता था, जिसके चलते उसे कई बार अंजाम भुगतने की धमकी देता रहता था। जब नए साल के दौरान हिमानी अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने जा रही थी, डेविड ने मौका देखकर हिमानी फायर कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला है कि एक संध्या उर्फ शिवानी लड़की है, बाल मुकुंद तिवारी की। वो अपने माँ और 2 भाइयों के साथ एक देवस्थान पर गई थी 2-2:30 बजे करीब, वहां से लौट रही थी तो उन्हीं के मोहल्ले के एक डेविड उर्फ छोटे गुप्ता, ये जब रास्ते में लौट रही तो वो पहुंचा और उन औरतों से कहा कि इस लड़की से हमें बात करनी है, और उनका नहीं, कोई बात नहीं करनी, नहीं बात करने नहीं। शामली जनपद के गांव हिंद में पुरानी रंजिश के चलते एक नाबालिग लड़की के घर में घुसकर आंखों में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतका को 2 दिन पहले